हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं क्लास में। तो चलिए हम अपने चैनल पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि मैं आपको पिछली क्लास में महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा रहा था। हमने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों महासागर के धाराओं को बखूबी समझा। देखिए, आज की क्लास में हमें क्या करना है कि हमने जितनी महाधाराओं को पढ़ा है, जितने भी जलधाराओं को पढ़ा है, सबकी विशेषताएं हमें जाननी है। विशेषता जानने के साथ साथ हमें उन जलधाराओं का उस तट पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये भी जानना है। क्लियर है? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो निचले अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं। क्लियर है? और जो ठंडी जलधारा है वो उच्च अक्षांश से कहाँ आते हैं? निचले अक्षांश की तरफ आते हैं। तो आपको ऐसे सोचना है कि गर्म जलधारा जहां पहुंचेगी वहां के तट के तापमान को क्या करेगी? बढ़ा देगी, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। क्लियर है? और ठंडी जलधारा जहां पहुंचेगी वहां के तट के तापमान को क्या करेगी? कम कर देगी। तो जब तापमान को कम कर देगी तो फिर वहां के लोगों को क्या होगा? वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं जो समुद्र की जलधाराएं हैं वो तापमान के संतुलक भी हैं। याद रखिएगा कि समुद्री जलधारा पृथ्वी पर तापमान के क्या है? संतुलक भी हैं। इस बात को याद रखना है बच्चे आपको कि ये जो समुद्री जलधाराएं होती हैं, समुद्री जलधाराएं, एक मिनट बच्चे मैं जरा इसे ड्राई कर दूं। समुद्री जलधाराएं पृथ्वी तापमान की संतुलक भी होती हैं। पृथ्वी पर तापमान की क्या होती है बच्चे? संतुलक भी होती है। इस बात को याद रखना है। क्लियर है? और ये देखिए, ये मैंने आपको वायुमंडल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो समुद्री जलधारा है वो पृथ्वी पर तापमान को क्या करती है? बैलेंस करती है। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने सीख लिया है कि समुद्री जो जलधाराएं हैं वो पृथ्वी पर क्या करती हैं? तापमान को संतुलित करती हैं, संतुलक भी है। अच्छा, अब बच्चे हम एक एक जलधाराओं की खूबी जानना शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम किसकी खूबी जानेंगे? तो याद रखिए, सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर को शुरू करते हैं। और अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं, पहले क्या करेंगे? हम उनकी खूबियों को जानेंगे। क्लियर है? तो अटलांटिक महासागर में मैंने आपको एक जलधारा के बारे में बताया था जिसे कहा था मैंने फ्लोरिडा गर्म जलधारा। फ्लोरिडा गर्म जलधारा। तो चलिए, सबसे पहले फ्लोरिडा गर्म जलधारा चलती कहाँ है, पहले उसकी खूबी। ठीक है? तो बच्चे यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ कि मैक्सिको की खाड़ी बना देता हूँ। ये देखिए, ये फ्लोरिडा है, ये है मैक्सिको की खाड़ी बच्चे। और यहाँ से फिर क्या शुरू हो जाता है? हमारा साउथ अमेरिका का भाग शुरू हो जाता है। ठीक है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी और ये क्या है? फ्लोरिडा। और यहीं पर हमारा इस तरीके से बहती है फ्लोरिडा गर्म जलधारा। आप मैपिंग पे देखिएगा, मैंने बहुत क्लोज मैपिंग की हुई है, तो इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये फ्लोरिडा है। और फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या शुरू हो जाता है बच्चे? यहाँ से हमारा साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। ये सारा साउथ अमेरिका है। तो जो फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, सबसे पहले वो क्या करती है? तो बच्चे, ये जो मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, आप इसे दक्षिण पूर्वी यूएसए भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है? दक्षिण पूर्वी यूएसए। तो याद रखना है कि फ्लोरिडा गर्म जलधारा क्या करती है कि जो दक्षिण पूर्वी अमेरिका है, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पूर्वी चीन तुल्य जलवायु का निर्माण करती है। पूर्वी चीन तुल्य जलवायु का निर्माण करती है। इस बात को नहीं भूलना है बच्चे। ये सब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें बता रहा हूँ कि दक्षिण पूर्व अमेरिका में, यानी बच्चे ये जो हिस्सा है दक्षिण पूर्व अमेरिका का, यहाँ पर क्योंकि ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये फ्लोरिडा है, तो यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व अमेरिका है वहां पर ही बच्चे ये क्या करती है? पूर्वी चीन तुल्य जलवायु का निर्माण करती है। यानी फ्लोरिडा की गर्म जलधारा से एक जलवायु बन जाती है और उसी जलवायु को हम क्या कहते हैं? उसी जलवायु को हम कहते हैं पूर्वी चीन तुल्य जलवायु।
क्लियर है बच्चे। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, और क्या करती है, तो मध्य अमेरिका में मानसूनी जलवायु का निर्माण करती है। मध्य अमेरिका में मानसूनी जलवायु का निर्माण करती है। एक बात याद रखना बच्चे, जब भी आप मानसूनी जलवायु की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में ये आता है कि मानसूनी जलवायु तो भारत में है। ऐसी गलती नहीं करना है बच्चे, भारत में तो है ही मानसूनी जलवायु, लेकिन मानसून से मिलती जुलती जलवायु मध्य अमेरिका में भी मिलती है। और ये जलवायु किसके कारण बनती है, फ्लोरिडा गर्म जलधारा के कारण। बच्चे ये सब बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसको बखूबी सीखिए कि मध्य अमेरिका में मानसूनी जलवायु का निर्माण करती है। मध्य अमेरिका में किसका निर्माण करती है, मानसूनी जलवायु का निर्माण करती है। अगर मैं आपको एक कंप्लीट मैप बनाकर दिखा दूं, ये देखिए बच्चे, चलिए मैं आपको एकदम एक कंप्लीट मैप भी बना करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, यहां से शुरू हो जाता है, फिर ये आपको क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पर बच्चे ये जो हिस्सा है, यहां से आकर के आपको ये, ठीक है, यहीं पर है, ये है फ्लोरिडा, यहीं पर क्या है, फ्लोरिडा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूर्वी चिंतुले जलवायु है, इसको मैंने क्या किया बच्चे, 1 नंबर का नाम दे दिया। तो यहीं पर वो जलवायु बन जाती है 1 नंबर की। और ये जो हिस्सा है मध्य अमेरिका है, ये जो बीच का हिस्सा है, ये क्या है, मध्य अमेरिका। तो बच्चे यह देखिए, मैंने नंबर 2 पर मध्य अमेरिका कर दिया, और इस मानसूनी जलवायु को मैंने क्या नाम दे दिया, नंबर 2। तो यहाँ मध्य अमेरिका में फिर क्या मिला, मानसूनी जलवायु मिला। और यहाँ पर बच्चे कौन सी जलवायु मिल रही है, पूर्वी चिंतुले जलवायु मिल रही है। और ये दोनों जलवायु किसके कारण बन रही है, तो ये दोनों जलवायु फ्लोरिडा गर्म जलधारा के कारण आ रही है। क्योंकि बच्चे जरा सोचिए कि अगर गर्म जलधारा बहेगी तो कहीं ना कहीं पानी का तापमान बढ़ेगा, और बच्चे अगर पानी का तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगी, और जितनी वाष्पीकरण बढ़ेगी गर्म और भींगी हवा उतनी ऊपर उठेगी, और जितनी ऊपर उठेगी उतनी ही बादल और वर्षा होगी। तो मानसूनी जलवायु में भी जमकर बारिश होती है, और पूर्वी चिंतुले जलवायु में भी जमकर बारिश होती है। और ये किसके कारण, फ्लोरिडा गर्म जलधारा के कारण। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए बच्चे, ये तो हमने सीख लिया कि कैसे फ्लोरिडा गर्म जलधारा अपना क्या काम करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी भी जलधाराओं के बारे में बात करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप भूलेंगे नहीं, इससे आपका कोई भी प्रश्न बच्चे कभी नहीं फंसेगा। चलिए अगली जलधारा की ओर चलते हैं, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो भी क्या है, गर्म जलधारा है। और मैंने पढ़ा दिया ये कहां से कहां तक चलती है। तो बच्चे सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम के बारे में एक बात जान लीजिएगा कि ये अमेरिका के पूर्वी तट के साथ चलती है। तो गर्मी में इससे बच्चे बहुत ही जो है गर्मी की लहर भी बनती है, समझ में आ रहा। तो गल्फ स्ट्रीम ये नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ चलती है। देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, वहां आपको भाषा भी लिखवा देता हूँ। ये देखिए बच्चे, जैसे ये मैंने नॉर्थ अमेरिका का नक्शा बना दिया, क्लियर है। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ओके। ये देखिए बच्चे, ये यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, क्लियर है। तो यहीं पर ये गल्फ स्ट्रीम चल रही है। देखिए यहाँ पर क्या चल रही है, गल्फ स्ट्रीम। अब जब गल्फ स्ट्रीम यहाँ चलेगी तो जाहिर अगर ये जलधारा गर्म है तो इस पूरे क्षेत्र के तापमान को ऊंचा रखेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर गर्मी बनी रहेगी, लोगों को गर्माहट मिलेगी। लेकिन बच्चे यही जलधारा इस तरफ आकर देखिए तो यूरोप की तरफ आ जाता है। किधर आ जाता है बच्चे, यूरोप की तरफ। इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए, ये कहाँ आ गया, आपके यूरोप के तरफ। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है यूरोप। तो मैंने आपको यूरोप का बस ये एक नक्शा सा बना कर दे दिया, ठीक है। अब बच्चे ये नॉर्वे है, तो यही गर्म जलधारा क्या है बच्चे, इधर यूरोप की ओर चला जाता है। और जैसे यूरोप की ओर चला जाता है तो गर्म जलधारा यहाँ के तापमान को बढ़ा देता है। याद रखिएगा, यूरोप के उत्तरी भाग के तापमान को क्या करता है, बढ़ा देता है, जबकि ये ठंडे क्षेत्र हैं। तो जब गल्फ स्ट्रीम यहाँ के तापमान को बढ़ा देता है तो लोगों को गर्माहट मिलती है। इसीलिए बच्चे इस गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे, क्योंकि यही गल्फ स्ट्रीम ऊपर जाकर के क्या करती है, इस पूरे एरिया के तापमान को बढ़ा देती है। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक गर्म जलधारा है। समझ में आए बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पर
क्या है कि बच्चे यहाँ के जो बंदरगाह होंगे, और यहीं पर बच्चे रूस का एक बंदरगाह है जिसका नाम है मरमांस्क। तो उत्तरी यूरोप के यानी यहाँ के बंदरगाह गर्म पानी के कारण खुले रहेंगे, और यूरोप का मरमांस्क बंदरगाह भी क्या होता है, सालों भर खुला रहता है। तो याद रखना है कि बच्चे इसी के कारण रूस का मरमांस्क बंदरगाह एवं इसके समीपी बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं। बंदरगाह क्या है बच्चे, सालों भर खुले रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये किसके कारण है, ये इसी गल्फ स्ट्रीम के कारण है बच्चे। तो इस गल्फ स्ट्रीम के कारण क्या होता है कि यूरोप के उत्तरी भाग के जितने भी बंदरगाह हैं वो सब जाड़े में भी खुले रहते हैं, जबकि पीछे के सारे बंदरगाह बच्चे बर्फ में जम जाते हैं। तो ये रूस का मरमांस्क बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने नक्शे में भी यहाँ शो किया है। तो याद रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का हम गर्म कंबल भी कहते हैं, और रूस का मरमांस्क बंदरगाह इसी गल्फ स्ट्रीम के कारण सालों भर खुला होता है, और उसके समीपी जितने भी बंदरगाह हैं बच्चे वो सभी सालों भर क्या होते हैं, खुले होते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम की खूबी है। क्लियर है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बच्चे गल्फ स्ट्रीम की खूबी बता दी कि गल्फ स्ट्रीम से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। अच्छा, एक बात याद रखना है कि ये जो तट है बच्चे, देख रहे हैं उत्तरी, ये जो अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट है, इधर से एक जलधारा चलती है बच्चे जिससे हम लैब्राडोर जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, लैब्राडोर जलधारा। देखिए पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। क्लियर है। तो याद रखिएगा, ये देखिए ये 1 नंबर पर इस जलधारा को मैंने 2 नंबर दिया, यहाँ भी मैंने 2 कर देता हूँ। 3 नंबर पे मैं आपको अभी लैब्राडोर जलधारा बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो जलधारा है ये क्या है, इसका नाम है लैब्राडोर जलधारा। देखिए मैंने 3 नंबर दे दिया। ये जो लैब्राडोर जलधारा है ये यहाँ पर आकर मिलती है, और जब ये यहाँ पर आकर मिलती है तो गर्म और ठंडी दोनों जलधाराओं के मिलने के कारण यहाँ पर घने कोहरा का भी निर्माण होता है बच्चे। क्या होता है, घने कोहरा का निर्माण होता है, और साथ ही साथ मत्स्य उद्योग का भी विकास होता है। मत्स्य उद्योग का भी क्या होता है, विकास होता है। तो सभी बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जहां पर गर्म जलधारा और जहां पर ठंडी जलधारा दोनों मिलेगी वो मत्स्य उद्योग के बहुत ही आदर्श क्षेत्र होते हैं। भूलिएगा नहीं बच्चे कि जहां पर भी गर्म जलधारा और जहां पर भी ठंडी जलधारा मिलेगी वो सब मत्स्य उद्योग के आदर्श क्षेत्र होते हैं। तो देख सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी अमेरिका के पास यहाँ पर बच्चे न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है। न्यू फाउंडलैंड के पास इधर से गल्फ स्ट्रीम और इधर से लैब्राडोर जलधारा दोनों मिलती है। ठंडे गर्म के कोहरे के कारण कोहरा भी बनता है, समुद्री यातायात भी बाधित होते हैं, लेकिन इसके साथ ये मछलियों के लिए आदर्श क्षेत्र होते हैं। इसलिए बच्चे यहाँ पर बड़े पैमाने पे मत्स्य उद्योग का क्या होता है, विकास होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ये आपने समझ लिया है। अच्छा, और देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या करता है बच्चे। ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये पश्चिमी यूरोपीय जलवायु का भी निर्माण करता है। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु का निर्माण करता है, यानी पश्चिम यूरोप में जो जलवायु है उसी को हम पश्चिमी यूरोपीय जलवायु कहते हैं, जो मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर में पढ़ा दिया है। आप नोट्स की रिवीजन कीजिए। तो याद रखना है कि गल्फ स्ट्रीम जो है पश्चिमी यूरोप में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु का भी क्या करता है बच्चे, निर्माण करता है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब गल्फ स्ट्रीम को तो हमने सीख लिया। गल्फ स्ट्रीम के साथ अब बच्चे हम जो है सीखते हैं लैब्राडोर जलधारा को। देखिए मैंने 3 नंबर पे भी लैब्राडोर जलधारा वाली बात नहीं मिटाई है। मैं यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर अब मैं लैब्राडोर जलधारा आपको बता देता हूँ। लैब्राडोर ठंडी जलधारा, ये क्या है बच्चे, लैब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। क्लियर है। अब देखिए ये जो लैब्राडोर ठंडी जलधारा है ये क्या करती है, ये कनाडा के पूर्वी तट पे बच्चे क्या करती है, उस तरफ से ये बहती है। स्पष्ट है। अच्छा, बड़े बड़े हिमशिला खंडों को ये लेकर आती है। याद रखिएगा कि हिमशिला खंडों को धोती है। ये हिमशिला खंडों को लाती है, यानी ये जो जलधारा है ये बड़े बड़े बर्फ के पत्थर, बड़े बड़े बर्फ के जो चट्टाने होती हैं बच्चे, उन चट्टानों को ढो करके ये लेकर आती है।
तो सोचिए ये पानी में कितनी ठंडक रखती होगी जब बड़े बड़े पत्थरों को धोकर लाती है। अच्छा, गल्फ स्ट्रीम से मिलती है तो कोहरा तो बनाती है, जो जैसा मैंने अभी आपको बताया है। अच्छा, और बच्चे इसके प्रभाव से क्या होता है कि यातायात वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब होते हैं। तो यहीं पर ये लैब्राडोर ठंडी जलधारा है जो बड़े पैमाने पर हिमशिला खंडों को ढोकर क्या करती है, यहाँ पर लेकर आती है। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए हम फिर अगली जलधारा की ओर चलते। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जलधारा, उनकी जो जो खूबियां हैं वो सब हम इस क्लास में सीखेंगे, ताकि आपके एक्स्ट्रा जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। यहाँ आप सारे प्रश्नों को डील कर लें। क्लियर है? ओके, अब आते हैं बच्चे हम अपने अगले जलधारा की, उसका नाम है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये सब मैंने आपको बताया। चलिए इसे 4 नंबर हम दे देते हैं। उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह। क्लियर है? अब ये जो उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह है बच्चे, ये ठीक उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच ही ये बहेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। चलिए मैं इसके लिए भी तुरंत आपको मैपिंग कर दूं, ताकि आप हर एक चीज को विजुअलाइज कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है बच्चे, ये देखिए ये समझ लीजिए कि आपका यूरोप का भाग है। क्लियर है? और यहीं पर ये जलधारा बहती है, यहीं पर ये जलधारा बहती है। इसे मैंने 4 नंबर जो दिया है, उत्तरी अटलांटिक गर्म अफवाह। अब ये जो उत्तरी अटलांटिक गर्म अफवाह है, ये क्या करती है बच्चे? चलिए पहले हम इसकी बात को समझते हैं। एक बात याद रखना है कि ये क्या करती है, उत्तरी अटलांटिक जो गर्म अफवाह है, ये बच्चे क्या करता है कि ऊंचाई के, ठीक है, यानी ये जहां पर बहती है, नॉर्वे के जितने भी बंदरगाह हैं सब सालों भर खुले रहते हैं। याद रखिएगा, उसके नॉर्वेजियन मैंने जलधारा के साथ भी आपको बताया था ना, गल्फ स्ट्रीम के साथ, यही चीज इसके साथ भी है कि नॉर्वे के सभी बंदरगाह खुले रहते हैं। नॉर्वे के सभी बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको गल्फ स्ट्रीम के बारे में बताया था। तो गल्फ स्ट्रीम ही तो आगे बढ़कर उत्तरी अटलांटिक गर्म अफवाह बनती है, ये मैंने आपको सिखा दिया था। तो याद रखिएगा कि नॉर्वे के जो सभी बंदरगाह हैं वो सालों भर क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। किसके कारण खुले रहते हैं? यही उत्तरी अटलांटिक गर्म अफवाह के कारण। और ये क्या करती है बच्चे, यहाँ पर तापमान को बढ़ा देती है। यहाँ पर तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। तभी तो लोगों को गर्मी से सर्दी से राहत मिलती है। और ये जलधारा ऊपर जाकर के क्या होता है, अच्छे से तापमान को दे देती है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, और बच्चे याद रखिएगा कि इसके गर्मी से हिमशिला खंड नहीं जम पाता। देख रहे हैं, ये हिमशिला खंडों को नहीं, गर्मी से पिघला देती है, हिमशिला खंडों को खत्म कर देती है, हिमशिला खंडों को खत्म करती है, खत्म करती है। क्योंकि बच्चे ये गर्म पानी, अगर गर्म पानी में बर्फ के पत्थर आएंगे तो क्या वो कभी टिक पाएंगे? कभी नहीं टिक पाएंगे, वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने उत्तरी अटलांटिक अफवाह को भी सीखा। अच्छा बच्चे, यहाँ पर एक बात क्लियर कीजिएगा कि नॉर्थ अमेरिका के ठीक इस तरफ भी बच्चे ग्रीनलैंड है, और इस ग्रीनलैंड के तरफ से एक जलधारा बहती है जिसे हम कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। तो चलिए जरा पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा की भी बात कर ले। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा। अब बच्चे ये जो पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा है, ये क्या करती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास शीत लहर और पूरी हिमपात कर देती है। याद रखना है कि ये ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड के पास एक देश है बच्चे इसके नजदीक, जिसका क्या नाम है, आइसलैंड। यहां पर है, समझिए बच्चे, ये देखिए ये क्या है, आइसलैंड है। तो याद रखना है कि पूर्वी ग्रीनलैंड जो ठंडी जलधारा है वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास शीत लहर और हिमपात करती है, शीत लहर एवं हिमपात करती है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी शीतलहर और हिमपात का वहां क्या कर देती है, ये निर्माण कर देती है, जिससे काफी ठंड बढ़ जाती है। क्लियर हो चुका? ठीक बच्चे, यहाँ पर जो यूरोप है, तो इस तरफ मैं आपको बता दूं कि यूरोप के ठीक नीचे अगर आप केयर करेंगे
तो यहां पर अफ्रीका का भी भाग है। ये क्या है बच्चे?